अभी हम लोग कॉस्ट टैक्स में, चलो सुनो बात, अभी हम लोग कॉस्ट टैक्स में यूनिट 1C शुरू करेंगे। कौन सा यूनिट हम लोग का? 1C। चैप्टर का नाम क्या है? देखो, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। देख रहे हो क्या बोल रहा है? इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, मतलब ये तुम इनकम कमाओगे, ये तुम इनकम कमाओगे लेकिन तुम्हारा इनकम का हिस्सा नहीं बनेगा। मतलब समझ रहे बात? तुम इनकम कमाओगे, तुम्हारा पॉकेट में 5,000 रुपये रहेगा, तुम ले कैसे घूमोगे? इनकम टैक्स ऑफिसर तुम्हारा देखेगा 5,000 रुपये का मांगेगा टैक्स। इनकम टैक्स ऑफिसर पैसा देखेगा तो क्या बोलेगा? टैक्स जो जो तुम कमाए, तुम क्या बोलोगे? इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ये जो इनकम हम कमाए हैं लेकिन ये इनकम मेरा टोटल इनकम का हिस्सा नहीं बनेगा। तो गवर्नमेंट कुछ इनकम लिस्टेड किया है कि कौन कौन सा इनकम तुम कमाओगे, पॉकेट में भी पैसा लेके क्या है घूमोगे। अगर ऑफिसर पकड़ लेगा, बोलेगा टैक्स है, तो तुम क्या बोलोगे? इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। तो उसको बताओगे भाई ये चैप्टर हम लोग का भी सिलेबस में, तो हम लोग अपना पूरा दिमाग इसी चैप्टर में लगा दिया है, ताकि हम लोग कमाएंगे भी और इनकम टैक्स देंगे भी नहीं, कमाएंगे भी पैसा और इनकम टैक्स देंगे भी नहीं। तो सरकार खुद अपने ये चैप्टर बनाया, ये इसलिए बनाए ताकि इंसान ये सब इनकम कमाए। तो सरकार को, तुमको क्या लग रहा है दूर हो रहा है? सरकार तुमको अपने में सेक्शन में लिख के दे रहा है कि आप रुपया ये सब बिजनेस में लगाइए, आप रुपया ये सब जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप इन्वेस्टमेंट करके रुपया कमाइएगा, लेकिन हम लोग आपसे टैक्स नहीं लेंगे। सरकार अपने लीगल तरीका से, एक कॉल सेंटर वाला पैसा लेके घूमोगे तो पुलिस धर लेगा टैक्स नहीं देने से, कि लीगल पैसा, एकदम पैसा लीगल, पैसा लेके घूमोगे और टैक्स देना भी नहीं है तुमको। इसीलिए चैप्टर को एक नाम से तुम्हारा क्या बोला जाता है? देखो, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये जितना बड़ा नाम इन लोग तुम्हारा बुक में लिखा है ना, वो नाम का 3 वर्ड में क्या बोला? इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एक्चुअली यही चैप्टर तुम लोग का सेमेस्टर 4 में वापस से आता है। सेमेस्टर 4 में चैप्टर का नाम क्या है तुम्हारा? इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और अभी क्लास 11 में इसका नाम क्या है तुम्हारा? इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। जिसमें 1-2 मिसाल हम तुम लोग को दे रहे हैं, फिर बुक से रीड भी करवा देंगे। एक मिसाल है, जैसे तुम लोग अभी स्टूडेंट है तो तुम लोग के लिए वो एग्जाम्पल एकदम बेस्ट है। तुम लोग को स्कॉलरशिप का पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? स्कॉलरशिप का पैसा अगर अप्लाई करोगे तो मिलेगा, जिन लोग को भी मिल रहा है, तो वो पैसा तुम्हारे लिए इनकम है कि नहीं है? इनकम है। तो जब तुम अपने इनकम बनाओगे, जैसा तुम मान लो स्टूडेंट हो, अभी तुम ट्यूशन भी पढ़ा रहे, सपोज छोटा क्लास लोग को कुछ पढ़ा रहे, अपना हाथ खर्चा, पॉकेट खर्चा निकाल ले, मोबाइल रिचार्ज का पैसा निकाल ले सपोज, उसके बाद तुमको स्कॉलरशिप का भी पैसा मिला, तो क्या वो पैसा तुम्हारा इनकम का हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा? गवर्नमेंट बोला है कि स्कॉलरशिप का पैसा अगर तुम लोग को मिलेगा, वो इनकम तो है, 10,000 में मिला तो जरूर है, तुम लेके घूमोगे भी 10,000 रुपया, क्या इनकम टैक्स ऑफिसर उस 10,000 में टैक्स लेगा? तुम्हारा टैक्स नहीं लेगा। तो कुछ इनकम ऐसा है जो सरकार एग्जेम्प्ट करके रखा है। एक तो ये स्कॉलरशिप जो तुम लोग को मिल रहा है, तुम लोग के लिए एग्जाम्पल है। दूसरा है एमपी एमएलए लोग को, किन लोग का बोला वो? एमपी एमएलए कौन हो गया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए कौन हो गया? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सब जो जात का नेता है, जो हाई लेवल का एकदम नेता लोग है, जो लोग पार्लियामेंट में, जो लोग बैठता है दिल्ली में पार्लियामेंट में, उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी मिल रहा कि नहीं मिल रहा? सैलरी मिल रहा। 70 या 80 हजार खुद उन लोग का तनख्वाह है, सैलरी 70,000 रुपया मिल रहा उन लोग को सैलरी। तो साल का कितना हो गया बोला? 8,40,000 रुपया। 70,000 रुपया महीना, तो साल का कितना हो गया? 70 इंटू 12 कितना हो गया? 8,40,000 रुपया। और इनकम टैक्स का नियम क्या है? अगर तुम्हारा इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो तुमको टैक्स देने होगा। तो तुम्हारा इनकम है कितना? 8,40,000। 2.5 लाख से ज्यादा कि नहीं है तो टैक्स देना होगा। लेकिन सैलरी जो मिलेगा एमपी एमएलए लोग को, जो भी मिल रहा है रेमुनरेशन, वो पैसा किसके अंडर में आता है? देखो, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। मतलब वो रुपया 8,40,000 रुपया वो एमपी अपना पॉकेट में ऐसा लेगा, एकदम 500-500 नोट ठूस ठूस के घूमेगा ऐसे,
इनकम टैक्स ऑफिसर पकड़े, बोले अला 8,40,000 का टैक्स, वो क्या बोलेगा बोलो, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ये इनकम जरूर है लेकिन ये टोटल इनकम का हिस्सा नहीं बनेगा। तो ये सरकार देखो किन लोगों को छूट गया, एमपी एमएलए लोग को छूट दिया। तुम जैसा बोली ना बाबू 70,000 तो बहुत है सर, और क्या चाहिए बाबू। वो जो पैसा उन लोगों को मिलता है ना, वो तो उसके तरफ हम लोग नजर घुमा के देखता भी नहीं है। वो जो 70,000 मिल रहा, पैसा आएगा तो मोबाइल में मैसेज आएगा कि नहीं आएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ ₹75,000। हम लोग का अकाउंट में पैसा आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अम्मी पैसा आया, पापा पैसा आया, सबको बताओगे 75 रुपया। उन लोग अकाउंट में 75 रुपया आ रहा ना, और लोग मैसेज खोल के देखता भी नहीं है। तुमको मैसेज आएगा तो तुम क्या पूरा घर में ढिंडोरा पिट दोगे, और लोग का पैसा आया 75, लोग का पूरा घर में, और लोग मैसेज खोल के भी नहीं देखते, उसका बाद टाइम नहीं है देखने का। तो सर वो अपना घर कैसे चला रहा है, और भी बहुत इनकम है नेता लोग का। तो 75,000 रुपया उसका सामने तो कुछ नहीं है, चूटी का बराबर है तो उसका। जो तुमको बहुत लग रहा है 75,000 उन लोगों के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो धूल भी बोल सकते हो, तो धूल के साथ मैसेज करता है तो उड़ जाता है, वो सिर्फ 75,000 रुपये उन लोग के लिए। चलो तो एक इनकम तुम्हारा क्या हो गया, पढ़ लो वो। तो सबसे पहले इनकम, इसमें लोग तुम्हारा एक इनकम क्या हो गया देखो, इसमें एक हम लोग क्या बोला अभी, डेली अलाउंस। किसका बात किया बाबू, डेली अलाउंस। और तुम लोग को एमपी एमएलए लोग का घर देखना है, ये लोग को रहने के लिए सरकार से क्वार्टर मिलता है। इन लोग को सरकार से लोग को रहने का क्वार्टर मिलता है, मंत्री लोग को। इन लोग का, हम लोग का कोलकाता में कहाँ पर है बोले इन लोग का, और तुम्हारे घर से काफी बगल में, ऐसा नहीं कि तुमको एकदम ट्रेन पकड़ के जाने होगा तब आगा, एकदम करीब में। कहाँ पर बोलो, न्यू मार्केट जाने वाले रास्ता में, फ्री स्कूल स्ट्रीट जो है ना, वहाँ पर एक तो कौन अच्छा फैब्रिक्स या किड स्ट्रीट में जो एक है, वो कपड़ा का दुकान जो है, जो बहुत फेमस है अभी, बस वही वही रास्ते से जरा सा आगे बढ़ोगे, बाएं हाथ में क्या है तुम्हारा, एमपी एमएलए लोग का क्या है, क्वार्टर है। देखो कि पूरा व्हाइट कलर का बिल्डिंग है, वो लोग को वो भी क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, रहेगा, पंखा बत्ती इस्तेमाल करेगा, कुछ पैसा देना नहीं है उसका। पूरा फैमिली फैमिली वो अलग रहेगा, बीवी बच्चा उसका अलग रहेगा, ऐसे है। हाँ सब सब एक साथ, बीवी बच्चा बाप माँ सबको अपना क्वार्टर में लेके क्या रह सकेगा। खाली चच्चा चच्ची, चच्चा चच्ची का बेटा बेटी, अल्लाह परमिशन, फुप्पा फुप्पी, मामा मामी, पूरा खानदान को लेके नहीं घुस जाएगा, अपना परिवार को लेके तुम क्या रह सकते हो। तो पहला देख लो इसमें क्या है तुम्हारा, डेली अलाउंस ऑफ एमपी एंड एमएलए। उसके बाद इसमें जो तुम्हारा पॉइंट नंबर 2 है ना बाबू, बहुत हेवी है तो, पार्टनर्स शेयर। पार्टनर शेयर क्या बोला, पार्टनर शेयर इन द फर्म। इसका सेक्शन नंबर याद रखोगे, सेक्शन नंबर 10 ब्रैकेट का 2A, सेक्शन 10 ब्रैकेट 2A। इसको पढ़ा कैसा जाता है, सब सेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 2। अगर पढ़ा लिखा अंदाज में बोला जाए तो सब सेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 2। इसका ऐसा नहीं पढ़ता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 है, ऐसे नहीं पढ़ा। पहले क्या बोलेंगे, सब सेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10। तो ये तुम्हारा कौन सा सेक्शन है बोलो, 10। ये वाला जो तुम्हारा डेली अलाउंस है, इसका भी सेक्शन नंबर कितना बोलो, 10 17। देखो क्या लिखा हुआ है, सब सेक्शन 17 ऑफ सेक्शन 10, ठीक है। जा तेरी, इसमें हम लोग कौन सा कर रहे थे अब, पार्टनर शेयर इन द फर्म। याद रखोगे, एक पार्टनर्स को जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, पार्टनर्स को, जैसा 1,00,000 रुपया पार्टनरशिप फर्म कमाया, उसका 2 पार्टनर है तो दोनों को 50,000 50,000 करके मिला। ये 50,000 रुपया पार्टनर, एक पार्टनर लेगा 50,000, दूसरा पार्टनर लेगा वो भी 50,000, वो दोनों अपना बोलो क्या पॉकेट में लेके घूमेगा,
क्या उन लोग को 50,000 के ऊपर टैक्स देना है कि नहीं देना है? पार्टनर शेयर इन द फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर को जो हिस्सा मिलेगा वो पैसा किस कैटेगरी में जाएगा तुम्हारा? इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। क्या उन लोगों को टैक्स देना है कि नहीं देना है? टैक्स पार्टनर्स लोग को उसके ऊपर पैसा टैक्स देना ही नहीं है। तो इसमें 2-3 पॉइंट है, देखो तुम लोग को जो इम्पोर्टेंट वाला है, तुम लोग सबसे पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट वाला हिस्सा, कौन वाला हिस्सा? पेज नंबर 2 पेज में जाओ। देखो ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना, ये वाला पढ़ो, शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो क्या लिखा है, अनु, बीनू एंड चीनू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, दे इंटाइटल टू रिसीव अ सैलरी। ये अनु, बीनू, चीनू को सैलरी मिलेगा 4,000, 3,000, 2 रुपया पर मंथ। ईच ऑफ द पार्टनर रिसीव 10,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ईच पार्टनर रिसीव 12,000 एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। हर एक पार्टनर को कितना रुपया वो प्रॉफिट मिलेगा? 12,000 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। और क्या क्या मिल रहा पार्टनर को? बोला तो सैलरी मिल रहा है 4,000 रुपया करके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है? बोलो 10,000 रुपया। और हर एक पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 12 रुपया। अनु एंड बीनू एंड बैंक इंटरेस्ट ऑफ 5,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली। तुमको कंप्यूट क्या बोला निकालने के लिए? ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द पार्टनर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। बोला तीनों पार्टनर का तुमको क्या बनाना है बाबा? ग्रॉस टोटल इनकम। तुमको एक बात बताओ, ग्रॉस टोटल इनकम जब हम लोग बनाएंगे तीनों पार्टनर का, ये अच्छा क्वेश्चन है। के पार्टनर है? बोलो 1, 2 और कितना पार्टनर है तुम्हारा? 3। का नाम है? बोलो तुम लोग भी लिखा हो फटाफट। अनु, बीनू और कौन है? बोलो चीनू। कितना प्यारा नाम इन लोग खोज के दिया है। इन लोग जानबूझ के ऐसा ऐसा नाम देते हैं एग्जाम हॉल में ताकि इंसान कंसेप्ट भूल गए, नाम के पीछे परेशान रहे। फिर इंसान का बोलेगा वाह अनु कितना क्यूट सा नाम है। बोलो रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन कितना रुपया मिल रहा बाबू? 48,000। 4,000 रुपया महीना, तो 12 छो कितना हो गया? 48,000। समझी बात क्या बोला? हर एक पार्टनर को अनु को रेम्यूनरेशन कितना मिल रहा? 4,000 रुपया। तो 12 छो कितना हो गया? 48,000। बाबू 4,000 पर मंथ है, देखो लिखा हुआ समय। उसके बाद फिर देखो 3,000 रुपया पर मंथ है, तो 12 तिया कितना हो गया? 36,000 रुपया। और 2,000 रुपया पर मंथ, तो 12 दूनी कितना हो गया? 24,000 रुपया। अब देखो मजा, उसके बाद इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रुपया मिल रहा है? इंटरेस्ट बोला था तीनों पार्टनर को कितना मिल रहा है? 10,000, 10,000 और 10,000। ये किससे मिल रहा है? बोलो पार्टनरशिप फर्म से मिल रहा है। सैलरी मिल रहा है, रेम्यूनरेशन, और क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब उसके बाद बोलो, उसके बाद क्या बोलोगे? बोलो देखो क्वेश्चन में शेयर ऑफ प्रॉफिट बोला है, प्रॉफिट का कितना हिस्सा मिल रहा है? देखो लास्ट लाइन का लास्ट सेकंड लाइन में देखो, ईच पार्टनर रिसीव 12,000 एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये लोग ये कमा रहा और ये लोग को क्या मिल रहा? बोलो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना रुपया मिल रहा है? वो 10,000 रुपया। लेकिन ये पैसा ये लोग का इनकम का हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में क्या बोला? पार्टनर शेयर इन द फर्म। ये क्या है तुम्हारा? इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। मतलब जो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना कितना मिला? बोलो 12,000, 12,000, 12,000। ये मिला जरूर है, लेकिन ये तुम्हारा इनकम का हिस्सा होगा कि नहीं होगा? बोलो ये पैसा तुम्हारे लिए क्या होगा? ये पैसा तुम्हारे लिए क्या? एग्जेम्प्ट है। समझ में आ रहा बात? तो एग्जेम्प्ट का मतलब ही क्या हो गया? तुमको पैसा मिलेगा लेकिन वो पैसा तुम्हारा इनकम के साथ ऐड नहीं होगा। जैसा अभी 48 और 10 कितना हो गया? 58,000। 48 और 10 कितना हो गया? 58,000। नहीं समझ में आ रहा तुमको? आ रहा समझ में? 48 और 10 कितना हो गया? 58,000। और इनकम कितना मिला? 12,000 रुपया प्रॉफिट। तो 58 और 12 कितना हो गया? 70,000 रुपया।
58 और 12 कितना हो गया 70,000। तो तुम पॉकेट में लेके कितना घूमोगे बोला 70,000, लेकिन तुमको टैक्स किसका पर देना बोला 58,000 का पर। इनकम का हिस्सा नहीं बनेगा का मतलब क्या है, तुम्हारा पॉकेट में पैसा नहीं होगा, पैसा तो रहेगा, खर्चा भी करोगे उड़ाओगे भी, लेकिन उसके ऊपर सरकार को टैक्स देना नहीं है तुमको, ठीक है। और लास्ट वाला तुमको क्या बोला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना बोला अब, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से कितना रुपया इंटरेस्ट मिला है बोला 5,000, इससे कितना मिला है 4,000, और इसको कितना मिला है, वो अनु और बीनू, चीनू को तो क्या है वो भी नहीं मिला है। तब बोले लोग का इनकम कितना हो गया 58 और 5 कितना हो गया 63, 46 कितना हो गया तो 50,000, और ये तुम्हारा कितना हो गया 34,000। वो बेचारा नहीं है, जितना खटेगा उतना ही ना पैसा लेगा। ग्रॉस टोटल इनकम, तो तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो गया बोलो, ये जो इनकम एग्जेम्प्ट हो गया ना 10,000 रुपया, तो लोग का इनकम कितना हो गया तुम्हारा 63,000, ठीक है। अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट भी तुम 12,000 रुपये अगर ऐड कर देती तो लोग का इनकम 63 होता है कि 75 होता है, 75 होता है। इसका 50 का बदली कितना होता है 63 होता है, 62, और इसका 34 का बदली कितना होता है 46,000। वो जो 12,000 का शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना, क्या इन लोग का इनकम में ऐड हुआ कि नहीं हुआ, इनकम में ऐड नहीं हुआ, क्या इनकम माना जाएगा। मेरा बोलने का मतलब क्या है 63 और 12,000 प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट मतलब क्या मिला कैश मिला, तो तुम्हारे पास ये भी 63 और वो भी 12 है कि नहीं पॉकेट में, टोटल मिला के कितना 75,000, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर के हिसाब से तुम्हारा इनकम कितना माना जाएगा 63। तुम लेके घूमोगे 75, लेकिन तुमको टैक्स कितना पैसा में देना है 63। यही तो चैप्टर का क्या है जलवा है, तुम रुपया भी कमाओगे और तुमको टैक्स देना नहीं है। बोलो ऐसा मजा है कि नहीं जिंदगी। तो इसीलिए बहुत इंसान लोग इस चैप्टर के पीछे का दिमाग लगाता है। ये जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 पेज तुमको दिख रहा है ना, आधा से ज्यादा बिजनेसमैन लोग इधर ही दिमाग लगाता है। 100 रुपया कुछ तो इनकम बताइए जो कमाए सरकार को टैक्स नहीं देना, ऐसा कुछ रास्ता बताइए। तो ये सब रास्ता फिर तुमको क्या है बतानी होगा, जो 11 का जो चैप्टर है क्लास 11 में ये बताना होगा। ये कम मार्क्स है, 4 मार्क्स कुछ है। हाँ रियल लाइफ में तो इसका अलग ही इज्जत है। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर, उसके बाद देखो सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये बहुत हेवी बात बोलना है, सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। उस दिन तुम लोग को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में क्या था, हम लोग प्रीमियम दिया, अब प्रीमियम देने के बाद हम लोग को क्या मिला, मैच्योरिटी के टाइम में क्या मिला, पैसा मिला। बिजनेस स्टडी बोला तो हम लोग 50,000 करके प्रीमियम दिया 5 लाख, और मिला कितना हम लोग को बोला 10 लाख रुपया। तो ये 10 लाख मिला तो ये तुम्हारा इनकम हुआ कि नहीं हुआ, इनकम हुआ। 10 लाख तुमको इंश्योरेंस कंपनी देगा, एक आदमी को तो प्रीमियम हुआ कि नहीं हुआ, इनकम हुआ कि नहीं हुआ, इनकम हुआ। लेकिन वो इनकम माना जाएगा कि इनकम नहीं माना जाएगा, और तुम्हारा इनकम नहीं माना जाएगा, इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स। अब बोलो सरकार ये सब प्रोविजन क्यों बनाया, ताकि इंसान इंश्योरेंस में पैसा लगाए और अपना बुढ़ापा को सिक्योर करे, अपना बुढ़ापा को क्या करे बोले सिक्योर करे सब। लेकिन प्रॉब्लम इतना क्यों सोचता है, तुम लोग से बहुत प्यार करता है ना, उसी के लिए तुम लोग के बारे में इतना सोचता है। देखो यहाँ पर ये बात क्या लिखा हुआ है, एनी सम रिसीव्ड अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी, देखो क्या लिखा है, विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन। क्या लिखा है, विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम, अंडरलाइन करो उसको, वही तुम्हारा एमसीक्यू है। दैट इज इट डज नॉट इंक्लूड इन द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी, तो वो इनकम तुम्हारा इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है बात। उसके बाद उसके बाद जो तुम्हारा ये वाला टॉपिक है, डेली अलाउंस टू एमपी एंड एमएलए, डेली अलाउंस टू एमपी एंड एमएलए, उसका वेरी इंपॉर्टेंट और मस्ट रिवाइज होगा उसका, उससे एग्जाम में बहुत बार सवाल आता है। डेली अलाउंस टू एमपी एंड एमएलए,
तो ये तो हम लोग समझा भी दिया, फिर भी एक बार हम पढ़ा दे रहे। द फॉलोइंग अलाउंसेस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। देख रहे हो क्या बोला है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम। क्या टैक्स देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। बोला डेली अलाउंस रिसीव बाय एमपी और बाय स्टेट लेजिस्लेचर। फिर क्या बोला, एनी अलाउंस रिसीव बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस। जो नाम बोल लो तुम, सिंपल क्या रखोगे, एमपी मिलेगा, जो भी डेली अलाउंस मिलेगा, पैसा लेके भर्रम का साथ पॉकेट में घूमेगा तो जरूर, लेकिन उसका टैक्स देने का जरूरत नहीं है। इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स मतलब क्या है, पैसा लेके पूरा भर्रम का साथ घूमोगे रास्ता में, ऐसा पूरा दिखाओगे चाहे करके, लेकिन टैक्स देने की तुमको जरूरत नहीं है। यही तो चैप्टर का जलवा है। उसके बाद अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स, देख लो क्या नाम बोला है। ये तुम लोग जाके बाबू इंस्टाग्राम में स्टोरी लगा सकते हो तुम लोग इसका, अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स। हेवी लग रहा है कि नहीं सुनने में? चाहे तुमको अवार्ड मिले चाहे तुमको रिवॉर्ड मिले, उसके ऊपर तुमको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मान लो बहुत बार नहीं होता, गवर्नमेंट के तरफ से तुमको अवार्ड्स मिलता है, रिवॉर्ड्स मिलता है। और रिवॉर्ड्स भी किसी चीज के, अवार्ड्स मतलब कोई चीज, मतलब अब हम कैसे बोले, तुमको क्या लग रहा है खाली तो रुपया में अवार्ड नहीं मिलता है का? वो भी मिलता है, इन टर्म्स ऑफ मनी भी अवार्ड मिलता है। तो देखो अवार्ड्स और रिवॉर्ड में क्या बोला, द फॉलोइंग अवार्ड्स। अब सोना का कितना बार सामान मिलता है, तुमको क्या लग रहा है खाली मेडल? मेडल का है, लकड़ी का है, स्टील का है, कि गोल्ड मेडल या ब्रोंज मेडल ये सब होता है कि नहीं होता? तो फिर तो उसका कोई वैल्यू है कि नहीं है? तो फिर लेकिन उसको तुम बेच के पैसा आ भी जाएगा तुम्हारे पास, तो वो इनकम में तुम्हारा शामिल नहीं होगा। समझ में आए बात? सोना का मेडल है, तुम वो मेडल को क्या के बेच दिए, तुमको मिला 2 लाख रुपया, तो वो जो तुम बेच के पैसा ले 2 लाख रुपया, वो इनकम क्या है तुम्हारे, एग्जाम फ्रॉम, क्योंकि वो मेडल क्या है, एग्जाम फ्रॉम टैक्स, तो उससे रुपया भी तुम्हारा क्या होगा, एग्जाम फ्रॉम टैक्स। तो पढ़ लो। हाँ, कोई टैक्स नहीं देना तुमको। द फॉलोइंग अवार्ड्स वेदर पेड इन कैश, देख लो तुमने दिल का बात लिखा हुआ, वेदर पेड इन कैश, और देखो क्या लिखा, और इन काइंड, चाहे पैसा मिले चाहे अवार्ड मिले कुछ, इन द पब्लिक इंटरेस्ट आर एग्जाम फ्रॉम टैक्स, तो तुमको कोई टैक्स देना नहीं है। पहले ही लाइन में है बाबू लिखा हुआ। इसका देखो ये लोग एग्जाम्पल भी दिया है तुमको। क्या बोला, मिस्टर आमिर खान इज एन एक्टर, ही रिसीव, तो नीचे मिस्टर आमिर खान इज एन एक्टर, ही रिसीव 20 लाख एज अ कॉन्ट्रैक्ट मनी फॉर एक्टिंग इन अ फिल्म नेम्ड एज लगान, बोले लगान में काम करने के लिए उसको 20 लाख रुपए मिला। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव नेशनल अवार्ड ऑफ ₹4 लाख फॉर फिल्म, मूवी बनाने के लिए 20 लाख मिला, और मूवी बनाने के बाद नेशनल अवार्ड उसको कितना मिला, 4 लाख फॉर फिल्म। इतना बेहतरीन मूवी बनाने के लिए सरकार खुशी से उसको 4 लाख रुपए दिया। तो आमिर खान का जब तुम इनकम निकालोगे तो देखो रेमुनरेशन ऐड है 20 लाख रुपया, क्या ये 4 लाख रुपए जो सरकार से मिला, क्या वो ऐड है उसका इनकम में? तो उसका इनकम कितना माने गया? आमिर खान को मिला कितना, प्रोड्यूसर कंपनी दिया 20 लाख, और फिर सरकार कितना दिया, 4 लाख, तो 20 लाख भी लेके घूमेगा का, 4 लाख भी, अरे से निकाल के दिखाओ 4 लाख 4 लाख लेकिन ये जो 4 लाख रुपये ऑफिसर को दिखाएगा, क्या ऑफिसर इसके ऊपर टैक्स लेगा? अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स के ऊपर तुम्हारे क्या, इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स। अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स के ऊपर तुमको टैक्स देना है, नहीं देना है। क्लियर है बात? इस चैप्टर में तो बाबू कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। जितना मजाकियल तरीके से तो करा दिया ना, मजाक से, ये तुम लोग के लिए जितना अजीब चैप्टर है ना, ये उतना ही अच्छा लगता होगा। उसके बाद देखो 254 में, हाँ, इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी, बाप रे बाप, अजीब टाइप का बात है। इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी के ऊपर में लिखो तो तुम लोग कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। उसके बाद लिख दो कॉमा देकर, तुम लोग म्युनिसिपालिटी का नाम सुने हो? एक होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और एक होता है म्युनिसिपैलिटी, जिसको प्यार से बहुत लोग म्युनिसिपालिटी बोलते हैं ठीक है, तो उसको नॉर्मली क्या म्युनिसिपैलिटी होता है, लेकिन प्यार से बहुत आदमी उसको म्युनिसिपालिटी बोलता है। ठीक है, प्यार से नहीं बोलते, प्यार मजबूरी से बोलते हैं। मजबूरी, तो
तो ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि जैसा बहुत सारा म्युनिसिपल को, जैसे कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, लेकिन तुम कोलकाता से जरा सन बाहर जाओगे ना, मतलब कमरहट्टी बोल लो या पानीहाटी सोदपुर, ये जो लाइन है वो कोलकाता से बाहर हो गया। वहां पर तुम जाओगे, वहां पर भी तुमको न्यू मार्केट में जैसा लाल कलर का बिल्डिंग है वैसा वहां पर भी है, कॉरपोरेशन है, लेकिन उसका कॉरपोरेशन का क्या नाम है तुम्हारा, पानीहाटी म्युनिसिपालिटी। ठीक है, पानीहाटी म्युनिसिपैलिटी नाम है लोग का, वहाँ लोग का नाम में कॉरपोरेशन लिखा हुआ नहीं है। तो कुछ टेक्निकल फर्क है, हम लोग उसमें चक्कर में नहीं जाते। मेरा बोलने का मतलब है बहुत सारे आदमी लोग जो लाइसेंस वगैरह बनाता है, बोलो वो जो महकमा है, वो जो डिपार्टमेंट है, क्या वो लोग कुछ पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? किससे कमा रहा है? हम लोग से रेवेन्यू लेता है, जो हम लोग जैसा बिल्डिंग में रह रहे हैं सरकार को प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। जैसा तुम बिल्डिंग में रह रहे तो तुमको बाड़ी वाले को क्या देना होता है, रेंट देना होता है। वैसे ये जिस जमीन के ऊपर में बिल्डिंग बना हुआ है, ये जमीन किसका है, बाड़ी वाला का। तो तुम बाड़ी वाला को रेंट दिए, बाड़ी वाला क्या दे, रेंट दे। लेकिन ये जमीन भी तो बाड़ी वाला किसी से खरीदा होगा ना, तब ना वो भी बाड़ी वाला बना है जमीन का। तो बाड़ी वाला जमीन किससे खरीदा, सरकार से। सरकार लोग जब ये शहर बसाना है तो सरकार लोग जमीन क्या करता है, बेचता है, और फिर हम लोग उसको खरीदते हैं। तब बोलो सरकार जो जगह बेच दिया बाड़ी वाला को, तो सरकार उस जमीन के बदली में टैक्स लेगा कि नहीं लेगा? सरकार जो लेता है उसको रेंट नहीं बोलते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स। क्लियर है बात? तो हम लोग रेंट किसको दिए, बाड़ी वाला को, और फिर बाड़ी वाला सारा रेंट जमा कर लेगा, और बाड़ी वाला फिर वो रेंट जमा करके फिर उसमें से कुछ हिस्सा सरकार को जाकर उसको टैक्स क्या दे के आना होगा। क्लियर है? तो गवर्नमेंट के लिए, ये लोकल अथॉरिटी के लिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए ये इनकम है कि नहीं है, इनकम है। तो सरकार को रुपया दोगे, सरकार भी लेके क्या रुपया घूमेगा, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर पकड़ेगा, तो टैक्स देना है कि नहीं देना, इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स। तो लोकल अथॉरिटी मतलब क्या हो गया, ये सब गवर्नमेंट वाला डिपार्टमेंट, ये लोग रुपया कमाता है जरूर, लेकिन इन लोग को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये तो हम एक रास्ता बताया, प्रॉपर्टी टैक्स। उसके बाद बहुत सारे जगह में वाटर टैक्स है। क्या टैक्स है, वाटर टैक्स। पानी जितना हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो बिल हो, तुम जितना मीटर इस्तेमाल करी वो होगा। कुछ कुछ चीज जैसा हम लोग ट्रेड लाइसेंस बनाते हैं, एक बिजनेस करने के लिए तुमको ट्रेड लाइसेंस का जरूरत है, बिना उसका तुम कारोबार नहीं कर सकते हो। तो वो ट्रेड लाइसेंस बनाते हो तो साल में, महीना भी नहीं, ईयरली 370 रुपया, 420 रुपया, यही तुमको सरकार को क्या देना है। तो ये जो तुम 420 रुपया दे रहे गवर्नमेंट के लिए, वो इनकम हुआ कि नहीं हुआ? गवर्नमेंट मतलब वो लोकल अथॉरिटी के लिए इनकम हुआ कि नहीं हुआ? वो कमाएगा जरूर, क्या उसको टैक्स देना है गवर्नमेंट को? नहीं देना है। क्लियर है बात? तो इसीलिए लिखा है तुम्हारा इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी। तो पढ़ लो उसके अंदर में क्या क्या बोला है तुम्हारा। द फॉलोइंग इनकम्स ऑफ अ लोकल अथॉरिटी आर एग्जाम फ्रॉम टैक्स, इनकम अंडर हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इन लोग जो भी काम करे लोग टैक्स नहीं देना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ सप्लाई वाटर और इलेक्ट्रिसिटी विद इन और आउटसाइड इन ओन एरिया। फॉर दिस पर्पज द एक्सप्रेशन लोकल अथॉरिटी मीन, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, लोकल अथॉरिटी मतलब क्या है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड, ये जो भी जैसा गांव वगैरह इलाका में तो पंचायत है। अब उसके बाद हो गए, उसके बाद देखो इन लोग 2-3 एग्जाम्पल भेजिए, बहुत मस्त एग्जाम्पल है। दिख रहा है दमदम कैंटोनमेंट बोर्ड 36,000 रुपया भाड़ा कमाया, लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हम लोग का प्रॉपर्टी है तो सरकार का पास भी जायदाद है कि नहीं है, वो लोग भी किसी को भाड़ा में लगा दिया। तो ये दमदम कैंटोनमेंट बोर्ड कितना रुपया कमाया, वो 36,000। क्या ये 36,000 वो तुम्हारे टैक्स में शामिल होगा कि नहीं होगा, एग्जेम्प्ट होगा? तो देखो क्या लिखा आंसर में, इनकम अर्न्ड बाय दमदम कैंटोनमेंट बोर्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या लिखा देखो, इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हाँ वो तो सेक्शन नंबर है 1020, याद कर लियो तो ठीक है, और नहीं किया तो भी बढ़िया बात है। उसके बाद देखो 12 नगर म्युनिसिपैलिटी अर्न्स ₹24,000 फॉर सप्लाइंग ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी विद इन द लोकल लिमिट। तो बोला 12 नगर म्युनिसिपैलिटी है,
वो 24,000 रुपया कमाया, कैसे? पानी सप्लाई करके। तो बारानगर म्युनिसिपैलिटी के लिए वो पैसा क्या माना जाएगा बोलो? इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो तुम लोग उसको एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स को ना ठीक अंडरलाइन करते हुए चलो, खाली जगह सन्नाटे का छोड़ते हुए चल रहे तुम लोग। वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स से तुम लोग टिक करते हुए चलो, ठीक है। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 3, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आइए, ये कहाँ पर है बाबू हम लोग का? न्यू मार्केट तुम लोग जाते हो? न्यू मार्केट में जो लाल लाल बिल्डिंग है, जो तुम लोग को दिखता है एकदम लाले लाल, पूरा लाल ईंटा अतर है, जहाँ पर हलीम फालूदा जो सब बिक्री हो रहा है, वही वाला एरिया देखोगे तुम्हारा क्या है? कोलकाता म्युनिसिपल। बिल्डिंग में भी देखोगे लिखा हुआ है। तो वो कैसे रुपया कमा रहा है? 42,000 पानी सप्लाई करके, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके। तो ये पैसा भी उसके लिए क्या होगा बोलो? एग्जाम फ्रॉम टैक्स। सेकेंड लाइन में देखो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये कैपिटल गेन कमाए 24,000 रुपया। तो ये भी पैसा तुम्हारा क्या होगा बोलो? एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ये 4 एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चारों एग्जाम्पल इसलिए करवा दिए, अभी तुम लोग क्वेश्चन करोगे ना एग्जाम में, वो तुमसे पूछेगा कि वेदर इट इज टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल। ये एग्जाम को अगला भाषा में भी क्या बोला जाता है? नॉट टैक्सेबल। पैसा में टैक्स देना है कि नहीं देना? नहीं देना। तो या तो तुम नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम बोल लो, एग्जाम फ्रॉम टैक्स बोल लो, या क्या बोला अभी हम? नॉन टैक्सेबल बोल लो, कुछ भी नाम से तुम बुला सकते हो। उसके बाद देखो इनकम फ्रॉम डिविडेंड। इनकम फ्रॉम डिविडेंड को तुम लोग वेरी इंपॉर्टेंट और मस्ट रिवाइज लिखोगे इसको। अभी म्यूचुअल फंड बाद में आ गई, खाली इनकम फ्रॉम डिविडेंड है। म्यूचुअल फंड को जो तुम बोली वो अलग से एक सेक्शन इन लोग बनाया, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ बात शेयर्स बेच के ना बाबू। तो शेयर जब बेचेंगे, बेचेंगे भी क्या है? शेयर्स जब इन्वेस्ट करेंगे, साल के बाद हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा, वही तुम्हारा क्या हो गया? डिविडेंड। तो जब तुमको इंडियन कंपनी, याद रखोगे कौन सा कंपनी है वो? इंडियन कंपनी। कंपनी तो बहुत सारा है, KFC है, डोमिनोज है, ये लोग इंडियन कंपनी है कि फॉरेन कंपनी? लोग फॉरेन कंपनी है। तो तुम KFC वगैरह में अगर शेयर्स खरीदते हो और वो तुमको अगर डिविडेंड देता है, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का हिस्सा, तुम्हारा पैसा से वो कुछ फायदा कमाया, तुम्हारा शेयर उसको क्या करेगा? दे देगा एज ए शेयर होल्डर। तो तुम उस पैसा में तुमको टैक्स देना होगा। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज फुल्ली टैक्सेबल। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के हाथ में वो पैसा पूरा पूरी टैक्सेबल है। लेकिन अगर तुम वो पैसा तुम KFC में और इस पिज्जा हट में, डोमिनोज में नहीं लगा के, अगर तुम पैसा लगाते रिलायंस में, टाटा में, इन्फोसिस में, कैपजेमिनी में, ये सब कंपनी क्या हो गया? इंडियन कंपनी। तो यहाँ भी तुम रुपया लगाए और KFC में भी रुपया लगाए। KFC से भी क्या मिला? डिविडेंड। TCS से भी तुमको क्या मिला? TCS मतलब बोलो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। TCS में रुपया लगाए, वहां से रुपया मिला तुमको, दोनों से डिविडेंड मिला। ये वाला डिविडेंड जो फॉरेन कंपनी से मिला, विच इज क्या बोला? फुल्ली टैक्सेबल। और डोमेस्टिक कंपनी जो इंडियन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी, उससे डिविडेंड मिलेगा तो तुम्हारा क्या है? विच इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तब बोलो एज अ शेयर होल्डर, तुम ये वाला टॉपिक अभी पढ़ने के बाद तुम्हारा दिल किसके ऊपर लगेगा इन्वेस्ट करने का? डोमेस्टिक कंपनी का। तो सरकार, अब तुम एक बात बोलो, ये इनकम टैक्स के नियम के थ्रू से इंसान का बायसनेस किसके तरफ कर दिया? KFC में रुपया लगाएगा कि इंडियन कंपनी में लगाएगा? तो समझ में आ रहा बात? सरकार का सियाना चालाकी दिमाग सब चैप्टर का, वो चाह रहा है कि इंसान रुपया कहाँ लगाए? डोमेस्टिक कंपनी में लगाए, ना ही कि कोई फॉरेन। ये नहीं बोल रहा कि आपको नहीं लगाना है, नियम ही ऐसा बना दिया। अब तुमको अगर नहीं मालूम है तो तुम फॉरेन कंपनी में क्या है? लगा दोगे, लेकिन डिविडेंड मिलेगा तो उसके ऊपर क्या है? तुमको टैक्स देना। क्लियर है बात एकदम? अब पढ़ो मुझको क्या बोलो, अब इनकम फ्रॉम डिविडेंड क्या बोला हम? वेरी इंपॉर्टेंट और मस्ट रिवाइज। याद रखोगे 2 वर्ड है, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। एक बार पढ़ लो इसको, क्या है तुम्हारा? विथ इफेक्ट फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2004-5 एनी इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, देखो क्या लिखा है? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है बात? एग्जेम्प्ट फ्रॉम क्या लिखा है वो? टैक्स। मिला बात? अरे शुरुआत का 2 लाइन में नहीं लिखा हुआ? कहाँ?
विथ इफेक्ट फ्रॉम द इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड कंपनी का लिखा हुआ है एग्जाम फ्रॉम टैक्स, कैसे नहीं मिल रहा बोलो। उसके बाद देखो इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 4 में देखो हेलो, देखो डिविडेंड वाला जो क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम डिविडेंड का, वो क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्या बोले, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग डिविडेंड्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी इज टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड। तुमको बताना है क्या टैक्स देना है कि टैक्स नहीं देना है। तो पहले क्या देखो, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम हिंदुस्तान लीवर कंपनी, हिंदुस्तान लीवर से कितना पैसा मिल रहा है बाबू, 26,000। तो हिंदुस्तान लीवर तुमको क्या लग रहा है, इंडियन डोमेस्टिक कंपनी है कि फॉरेन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है। तो क्या होगा तुम्हारा फुल्ली एग्जेम्प्ट, क्या होगा बोलो, देख लो आंसर लिखा हुआ, हिंदुस्तान कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, देयरफॉर डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द कंपनी क्या लिखा है, देखो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम स्टार्लिंग कंपनी ऑफ लंदन, कहाँ कहाँ बोला, लंदन का। तो 12,000 रुपये तुमको मिला, तो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ फॉरेन कंपनीज क्या लिखा, देखो इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एसएसी। यही बात हम बार बार बोल रहे हैं, डोमेस्टिक कंपनी से मिला तो फुल्ली एग्जाम, और फॉरेन कंपनी से मिला तो फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, ये सब कुछ बात याद रखोगे। फिर आ जाए इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, किससे पैसा मिल रहा है अब, म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड के मतलब हम तुम लोगों को क्या बोला था, आजकल तो टीवी में बहुत जोर इसका ऐड आता है कि म्यूचुअल फंड क्या है, बोलो म्यूचुअल फंड है, तुम्हारे पास पैसा है, ठीक है, तुमको रुपया लगाना है कंपनी में, लेकिन तुम कौन से कंपनी में रुपया लगाओगे ये बात तुमको समझ में नहीं आ रहा। होता ही हो गई तुम लोग के साथ रुपया, लेकिन किस में लगाएं सब रुपया, कौन सा कंपनी हमको ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा ये बात तुमको मालूम नहीं। तो तुम अगर कन्फ्यूजन ही है, तुम किसका पास चले जाओ, म्यूचुअल फंड के पास में चले जाओ। अपना रुपया किसका हवाले कर दोगे बोलो, म्यूचुअल फंड को। तुम अपना 1,00,000 रुपया म्यूचुअल फंड को दे दी, म्यूचुअल फंड वाला वो तुम्हारे 1,00,000 रुपया लेके वो पैसा कंपनी में रुपया लगाएगा, कहाँ लगाएगा बोले, कंपनी में। और म्यूचुअल फंड जो आदमी होगा, जो कंपनी होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसके पास भरपूर नॉलेज होता है कि कौन सा कंपनी अच्छा है रुपया लगाने के लिए। तो जस्ट कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में बस एक तो आदमी है म्यूचुअल फंड बोलकर, तुम पैसा म्यूचुअल फंड को दोगे, म्यूचुअल फंड पैसा किस में लगाएगा बोलो, कंपनी में। तो तुम बोलोगे सर हम डायरेक्ट लगाएंगे कंपनी में, लगा लो, मना कौन के तुमको लगाने के लिए, लेकिन तुमको अगर नॉलेज है कहाँ लगाना है तो तुम लगा लो, तुमको कोई रोका थोड़ी ना है पैसा लगाने के लिए। तो डायरेक्ट रुपया लगाए तो वो वाला सेक्शन है डिविडेंड वाला, लेकिन यहाँ तुम डायरेक्ट रुपया लगा रहे हो कि म्यूचुअल फंड के थ्रू से, म्यूचुअल फंड के थ्रू से, तो अब समझोगे कहानी क्या होगा। तुम अपना पैसा किसको दिए, म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड वाला किस में लगाया, कंपनी में। तो कंपनी जब कल को डिविडेंड देगा तो किसका देगा, डायरेक्ट इन्वेस्टर का हाथ में देगा कि म्यूचुअल फंड को देगा, पैसा वो किसको देगा, म्यूचुअल फंड को। फिर म्यूचुअल फंड जो तुम्हारे लिए इतना दिन रात दिमाग लगाया, वो का 100 रुपये मिलेगा तुमको 100 रुपये दे देगा। एक बीच में खून पसीना फ्री गवा रहा हो कि वो अपना सर्विस चार्ज का पैसा काट के देगा, काट के देगा। हाँ कुछ भी परसेंटेज होगा, अभी उस सब में नहीं जाता, बस मेरा समझाने का क्या लॉजिक है। तुम डायरेक्ट अगर लगा दोगे तो डायरेक्ट लगा, वेल एंड गुड, कौन रोका तुमको लगाने के लिए। लेकिन तुमको अगर नॉलेज नहीं है कहाँ लगाया था, तुम फिर किसको पैसा देगा, म्यूचुअल फंड को। तो म्यूचुअल फंड वाला तुमको क्या देगा, वो भी डिविडेंड देगा। तो देखो डिविडेंड म्यूचुअल फंड से भी तुमको मिलेगा। देखो क्या लिखा है, देखो इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड लिखा है, देखो क्या इनकम फ्रॉम शेयर्स ऑफ म्यूचुअल फंड लिखा है, इनकम फ्रॉम क्या लिखा है, देखो हेडिंग में एकदम इनकम फ्रॉम यूनिट्स। देख लो क्या बोला है तुमको, द फॉलोइंग इनकम आर एग्जाम फ्रॉम टैक्स विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट एज 4-5 इनकम रिसीव बाय यूनिट होल्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, इनकम रिसीव्ड। फिर क्या लिखा है, देखो एकदम लास्ट में देखो नोट बोलकर एक चीज लिखा हुआ है, एग्जाम्शन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव
विथ रिसीव्ड ऑन और आफ्टर अप्रैल 2020। बोला अगर 2020 के बाद अगर कोई पैसा मिलेगा म्यूचुअल फंड से तब वो एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा। ठीक है, इसका नीचे क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम यूएस 64 बॉन्ड 15,000। तुमको कितना डिविडेंड मिला? 15,000। तो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 1035। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम यूनिट्स ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड। कौन सा म्यूचुअल फंड बाबू? एसबीआई। तो देखो क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, एग्जाम। रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो ये भी तुम्हारा देखो क्या लिखा है, इज टैक्सेबल इन फुल। यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया? यूएस फॉरेन कंपनी हो गया। तो फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड मिलेगा तुम्हारा क्या होगा? वो फुल्ली टैक्सेबल। क्लियर है बात? बाकी का जो अब बचा है तुम लोग एक ही पेज हो तो और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें। हाँ, दूसरा पेज घुमा तो 256 में देखो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है। सुकन्या, ये अभी नया टाइप का एक अकाउंट खोला है, जैसे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, ये सब होता है ना, वैसे आजकल ये अकाउंट खोला है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, SSY, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? SSY। तुम बैंक में जाओगे, नया कंसेप्ट आए ना, वो लोग बैंक के पिलर में चिपका के रखा है सुकन्या के बारे में। तुम लोग जाते हो अलग से बात है, तुम लोग वो सब पढ़ते नहीं हो। तुम लोग गए दूसरा चीज देख के आ गए बैंक से, देख रहा वो आदमी कितना अच्छा था, देख रहा उसका फर्नीचर कितना अच्छा, बस वही सब देख के आ गए। दीवार में जो नोटिफिकेशन लगा वो सब कौन पढ़ेगा? समझ में आया बात? तो देखो क्या, विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट और एनी पेमेंट फ्रॉम अकाउंट सुकन्या समृद्धि शैल बी, क्या लिखा तुम्हारा, शैल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ये सरकार एक तो नया टाइप का अकाउंट ये भी लड़की लोग के लिए बनाए। सुकन्या तुम जान ही रहो किन लोग के लिए बनाया, लड़का के लिए नहीं। कौन सा अकाउंट है ये? लड़की लोग के लिए। इनकम रिसीव बाय फंड, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। नीचे में देखो कुछ MCQ है, वो MCQ में हम देखो डेली अलाउंस। बाबू देखो ना उसमें हेडिंग के नीचे के लाइन है बाबू, 2 लाइन है, पढ़ो उसको एक बार। डेली अलाउंस, उसके बाद देखो MCQ में डेली अलाउंस टू MP एंड MLA आर। बोलो डेली अलाउंस MP पहले से मिलेगा क्या होगा? बोलो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा कि नहीं? फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो क्या होगा? बोलो फुल्ली एग्जेम्प्ट। डिविडेंड एंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज क्या होगा? बोलो टैक्सेबल। ये ऐसी टाइप का MCQ है। हाँ, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034। इंडियन कंपनी से जो डिविडेंड मिलेगा वो तुम्हारा क्या? एग्जेम्प्ट है। उसके बाद क्या है? डेली अलाउंस टू MLA एंड MP, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा? बोलो एग्जेम्प्ट। तो देखो फिर से रिपीट हो रहा है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्ट कितना बोलोगे? 1034। ठीक है बात? तो लोग वही MCQ बार बार क्या पूछा है तुम लोग देखिए, हम डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी का वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट रिवाइज लिखा है, बस पीछे भी कर लोगे एक बार घर जाके। देखो पीछे भी जो शॉर्ट क्वेश्चन आया ना, देखो क्या आया, इज डेली अलाउंस रिसीव बाय MLA टैक्सेबल इन इंडिया? तो क्या बोले? नो, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। उसके बाद देखो क्या बोले, स्टेट द टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी। तो इंडियन कंपनी से मिलेगा, वो भी तुम्हारे क्या होगा? एग्जाम। तो लोग ले देखिए क्या पूछा है, इतना बड़ा चैप्टर है, MP MLA शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये वाला जो हम लोग टेबल बनाया, ये लोग ये सबसे इतना सवाल पूछा कि ले देंगे डिविडेंड का ही पूछा है, कल ले देखे लोग डिविडेंड का ही पूछा है एग्जाम में। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर हम लोग का समाप्त। अब हम लोग का जो मेन नेक्स्ट चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस, हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ट्रिकी चैप्टर है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी। बोली मत डराइए, सच बात बोल रहे बाबा।